हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेपियन ट्यूटोरियल्स। चलो बच्चों, आज की एक नई वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 9th की फिजिक्स में, साइंस में। वो है मेरा आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स के लॉज के बारे में। तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ें फोर्स क्या क्या होता है, किस टाइप का होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप सब जानते हो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि न्यूटन ने जो सबसे अच्छी डिस्कवरी की थी वो ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी की बात की थी। तो उन्होंने ही हमें बताई थी कि कैसे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया था या उन्होंने देखा था कि एक से ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है। ठीक है, वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है और उन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की खोज भी की थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने मोशन के बारे में क्या क्या लॉज बताए उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मेरा पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे ये कहता है, पहले मैं उसको समझा देता हूँ बड़े सिंपल तरीके से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूटन हमसे फर्स्ट लॉ में ये बताया कि अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो ये रुका ही रहेगा। कब तक? जब तक कि इस पे फोर्स ना लगे। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, अगर मेरी कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो चलती रहेगी, अगर जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक वो रुकेगी नहीं। ठीक है, आप रुकोगे नहीं या एक्सीलेटर कम नहीं करोगे, यानी फोर्स लगाओगे, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो रुकेगा नहीं। तो न्यूटन ने हमसे ये बताया कि हमारे यूनिवर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि बाहर से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक वो होगा। ठीक है, यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने बताया कि क्या होता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसमें बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक। ठीक है, तो न्यूटन ने हमसे यही यही चीज कहा। न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, if an object is at rest, it always remains in rest, and if object in motion, it always remain in motion until a external force applied on it, जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगे ना, कोई भी फोर्स लगे ना। या ठीक है, तो तब तक वो क्या होगा, उसी कंडीशन में रहेगा, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहेगा। ठीक है, न्यूटन को ये दिमाग थॉट कहाँ से आया ये लॉस का, तो वो उन्होंने आया था गैलीलियो के लॉस से। ठीक है, हमारे गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इससे पहले क्या हुआ था डिस्कस किया था हमें कुछ मोशंस के बारे में। उन्हीं के थॉट्स को लेके न्यूटन्स ने लॉस बनाया। न्यूटन्स ने लॉस बनाया और पहला लॉ हमसे यही कहता है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it will remain at rest। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और if object is at motion, it will remain in motion, मोशन में ही रहेगा, remain in motion until external force applied on it। जब कब तक रहेगा बच्चे? until, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगता नहीं, अप्लाइंग ऑन इट। तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा हो गया, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ ऑब्जेक्ट इज एट मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until external force applied on it, जब तक कि उस पे एक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा।
तो ये रहेगा। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं हम, लॉज ऑफ या इनर्शिया लॉ भी कहते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया। इसको और किस नाम से जाते हैं, इसे गैलीलियो लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसे इनर्शिया लॉ भी जानते हैं, इनर्शिया या लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ। ठीक, तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो लॉ भी जानते हैं और लॉज ऑफ इनर्शिया भी जानते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास वर्ड आ रहा है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया, उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। जैसे देखो बच्चे, मैंने ये मार्कर लिया मैंने हाथ पे रखा है, अब मैं इसको देखता जाऊँ, मैं देखता जाऊँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि मैं इस पे बाहर से एक फोर्स नहीं लगा दूंगा। बाहर से एक फोर्स लगा तब ये क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है, कि रेस्ट में है कि मोशन, अपनी स्टेट को चेंज करता है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट ये चलता जाए, ये इसी तरह क्या, हमने क्या किया, ये ऐसा छोड़ दिया तो ये धीरे 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 गिरने लगा। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसको रोक लिया, जैसे ये यहाँ देखना, इसको क्या, यहाँ गिर गया, ये चल रहा था लगातार चल ही रहा था। कब तक, जब तक कि मैंने हाथ नहीं लगा लिया, जब तक एक फोर्स नहीं लग गया। तो इस तरह के, तो ये जो लॉ था वो किसने दिया था, न्यूटन ने। इसे कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। तो अब बात आती है यहाँ पे, ये इनर्शिया क्या है, व्हाट इज द इनर्शिया। तो हम इनर्शिया के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनर्शिया होता क्या है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, जैसे देखो बच्चों, ठीक है, मेरे पास ये एक तरह का यहाँ पे डिब्बा पड़ा हुआ है, ये मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, अब ये देखो इनर्शिया क्या कहता है, मैं पहले इसको समझा देता हूँ। इनर्शिया ये कहता है कि देखो ये डिब्बा है, अब मैंने क्या लगा, इस पर फोर्स लगाया, लेकिन ये चल नहीं रहा। मैंने फोर्स लगाया, मैंने इसको टच किया, लेकिन ये चल नहीं रहा, मोशन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया एक किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की। वो क्या करती है, वो उस पर लगने वाले फोर्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। उससे लगने वाले फोर्स को क्या करती है, उसके अपोजिट काम करना स्टार्ट करती है। कब तक काम करती है, ठीक है, जब तक कि दोनों फोर्स इक्वल ना हो जाए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये फोर्स जो हमने डाला था, फोर्स वो ज्यादा हो जाता है, तो वो चीज क्या करने लगती है, मूव करती है। फॉर एग्जांपल समझना, जैसे ये बोर्ड है, अब बोर्ड पे मैं धक्का दे रहा हूँ, बोर्ड क्या हिल रहा है, क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यस मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, मैंने फोर्स तो लगाया, मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रही है, ये बोर्ड हिल नहीं रहा है। इसकी वजह क्या थी, इसका इनर्शिया है। क्योंकि इसका इनर्शिया क्या हो गया, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या करता है, हमारे फोर्स को रिफ्लेक्ट करता है, कैंसिल करने की अपोजिट वर्क कर देता है। जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उस पर अपोजिट वर्क करता है। कब तक ये काम करेगा, जब तक कि इसके इनर्शिया से मेरा फोर्स ज्यादा ना हो जाए। मेरा फोर्स अगर ज्यादा होगा, अगर बुलडोजर की बात करूं, बुलडोजर आएगा दीवार गिरा देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा फोर्स है इसके इनर्शिया से। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हमने कहा कि एक प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया क्या बच्चे, इनर्शिया is a property of substance. इनर्शिया क्या होती है बच्चे, सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी थी which oppose the external force, जो बाहर से लगने वाले फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है। उसका क्या करती है, विरोध करती है, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर देती है। ठीक, तो इनर्शिया क्या होगी, एक तरह की प्रॉपर्टी हो गई। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, देखो किस पे डिपेंड करता है, मास पे। ठीक है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चे कि ये इस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ेगा तो उसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक कागज है और एक मेरे पास कुछ भारी सामान ले लूं। ठीक, हाँ मेरा ये लो, ये बोतल है और मैंने एक क्या कर लिया, एक कागज ले लिया। इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम, तो इसका मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका मास कम हो गया। तो मैंने इस पर फोर्स लगाया,
अब ये हिल नहीं रहा, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये हिल नहीं रहा, लेकिन अगर इतना ही फोर्स मैं इस पे लगा देता हूँ तो ये क्या होता है, गिर जाता है, ये हिल जाता है। इसका मतलब समझना, जिसका मास ज्यादा हो उसका उसके अंदर रोकने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अगर मैं एक छोटा सा कागज ले लूं और मैं एक 10 kg का वेट ले लूं, वेट को अगर हिलाऊंगा, हल्का धक्का दूंगा तो वो नहीं हिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी कागज को उतने ही फोर्स के साथ धक्का दूंगा तो वो हिल जाएगा। रीजन क्या था, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। अब बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं बच्चे, दो टाइप के। तो पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि देखो क्या होता है कि अगर इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट विच अपोज द एक्सटर्नल फोर्स विच, ठीक है, जो अब एक्सटर्नल फोर्स को क्या करती है, रोकती है। अब ये क्या होगा, इनर्शिया दो टाइप का होता है, रेस्ट वाली पोजीशन में भी होता है, मोशन वाली पोजीशन में होता है। दोनों को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो आई होप इनर्शिया समझ में आया होगा कि क्या होता है। इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जो क्या करती है, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है, ठीक है बच्चे। तो हमने ये देखा, इसे ये क्या था, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही था, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर ही बताया जाता है मुझे। तो इनर्शिया के बारे में मैंने जैसे कि पढ़ा, अब मैं बात करता हूँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहना चाहेगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कब तक रहेगी, तो इसके लिए क्या करती है, अगर उसको कोई फोर्स लगा रहा है तो मोशन कराने के लिए तो उसको अपोज करती है। इसको क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करती है तो क्या होगा बच्चे, अपोज करने की वजह से क्या होता है कि उसके जो फोर्स लगाता है, अपोज करती है। कब तक अपोज करती है, जब तक कि उसका फोर्स ज्यादा ना हो जाए उसके इनर्शिया से, ठीक है, उसके इनर्शिया से ज्यादा ना हो जाए। अगर उसका फोर्स इनर्शिया से ज्यादा हो गया तब बॉडी मोशन करने लगेगी। लेकिन अगर उसका फोर्स इनर्शिया के किसी भी मास के इनर्शिया से कम है तो वो क्या होगा बच्चे, वो सिंपल सी बात है, वो मूव नहीं करेगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने एक बस में बैठे हैं। अब एक बस में बैठे हैं तो बस में क्या होता है कि बस में मैं बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, बस में मैं खड़ा हुआ हूँ, एक बस है जो रुकी हुई है, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब बस किस स्टेट पे है, रेस्ट पे है, पूरी तरीके से रेस्ट पे है। मैं जब अंदर गया तो मैं भी खड़ा हो गया, तो बस के कारण मैं भी किस में आ गया, रेस्ट में। अचानक से गाड़ी चल दी, मैंने खड़ा हुआ था, मैंने कहीं पकड़ा हुआ नहीं था, अचानक से गाड़ी चल दी, अचानक से गाड़ी क्या होगी, चल दी, ठीक है। उसके साथ मेरा क्या होगा कि मैं क्या होगा, मुझ पर धक्का लगता है पीछे को। अगर गाड़ी आगे की तरफ जाती है तो मुझे पीछे की ओर एक धक्का लगता है, ठीक है। समझना कैसे, क्योंकि जब बस में हम जाते हैं तो हमारा जो लोअर पोर्शन हो, जब हम खड़े होते हैं बस में, तो हमारा जो लोअर पोर्शन, ये हमारे कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है वो डायरेक्टली बस के कांटेक्ट में आता है फुट की वजह से। लेकिन जो अपर पोर्शन है, अगर हमने कहीं पकड़ा नहीं है तो क्या होता है कि बच्चे कहीं से भी किसी भी कांटेक्ट में, बस के कांटेक्ट में नहीं आता। तो जब बस किसी स्पीड से चलती है तो मेरे पाँव भी उसके साथ क्या हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। लेकिन जो मेरी अपर बॉडी थी वो अभी भी किस में है, रेस्ट में होती है, वो रेस्ट में होती है। मेरे पाँव आगे चले जाएं और बॉडी अगर रेस्ट में ही रह जाएगी, ठीक है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है बच्चे, ठीक। क्योंकि बॉडी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहना चाहती है। बस के साथ मेरा पाँव तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो कांटेक्ट में नहीं था बस के, ये मेरा जो अपर पोर्शन है कांटेक्ट में जो नहीं था, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये क्या हुआ, रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह गया, जिसमें मेरे पाँव आगे चले जाते हैं और मैं पीछे गिर जाता हूँ। तो इनफैक्ट हम पीछे गिरते नहीं हैं, हमारे पाँव आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या, पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं। समझ में आया बच्चे। तो आई होप इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है if a body is at rest, then opposed to external force
which change its state। ठीक है, उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगी, अपोज करेगी, जो उसका स्टेट चेंज करना चाहेगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोले बच्चे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन अपोज टू एक्सटर्नल फोर्स व्हिच चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं, हम मोशन कर देते हैं। तो सेम इसी का जहां जहां ये क्या है, रेस्ट है, उसी को क्या कर दे, मोशन कर दे। इफ अ बॉडी इज एट मोशन देन अपोज टू एक्सटर्नल फोर्स व्हिच चेंज इट्स स्टेट। जो उसके स्टेट में क्या करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। यानी मोशन में थी, अब उसे रेस्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जो अपोज की प्रॉपर्टी होती है, जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक ठीक, तो समझ में आया बच्चे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब बस में बैठे हैं, चलो एक बार गिर गए थे, पीछे धक्का लगा था, मैं वापस से खड़ा हो गया। अब बस चल रही थी तो बस के साथ साथ धीरे धीरे बाद मेरी पूरी बॉडी क्या होगी, उसी स्पीड में आ गई। धीरे धीरे बाद जैसे मैंने पकड़ लिया इधर उधर तो आ गई। फिर मैंने थोड़ी देर बाद क्या किया, जब बस चल रही थी मैंने कहा ये बस तो चल रही है, अब कोई दिक्कत ही नहीं, तो मैंने फिर से वापस अपने हाथ छोड़ दिए और बस में ऐसे करके खड़ा हो गया, ऐसे करके खड़ा हो गया, बस के बीचों बीच में ऐसे करके खड़ा हूँ। अब अचानक से कोई ड्राइवर ने क्या करी थी, ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने की वजह से उसकी स्पीड में कमी आई और वो क्या हो गई, 0 तक आ गई, यानी कि गाड़ी रुक गई। लेकिन जब गाड़ी रुकती है तो मेरा जो लोअर पोर्शन होता है, मेरी बॉडी का जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है, जो फुट के थ्रू डायरेक्ट बस से जुड़ा हुआ था, वो भी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन मेरी अपर बॉडी अभी इनर्शिया के कारण क्या होती है, मोशन में आती है, मोशन में ही रहती है। तो वो मुझे आगे की तरफ एक धक्का लगता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, किसकी वजह से होता है बच्चे, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। क्योंकि अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो क्या करेगी, उस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगी, अपोज करेगी, जो कि उसके स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं बच्चे। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और बहुत इससे एग्जांपल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक ग्लास था, मैंने उसके ऊपर एक कार्ड रखा, बहुत ही चिकना कार्ड था, और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। फिर मैंने झटके से कार्ड को क्या कर दिया, हटा दिया। झटके को कार्ड को हटा देते हैं तो कार्ड तो यहाँ आ गई, लेकिन ये जो कॉइन था वो अब यहाँ आ गया, वहाँ यहाँ। अब ये कॉइन था जो यहाँ पहले था, अब जाके यहाँ पे गिर गया। ठीक है, मैंने अगर इसको खींचा तो ये जाके इस पे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहेगा तो अपोज करेगा। जो इसमें फोर्स हमने यहाँ कार्ड में लगाया तो इसका अपोज किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया और सीधा इसमें आ गया। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम पर लोग, बहुत ढेर सारे एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। ठीक है बच्चे, तो इसी से रिलेटेड आपसे एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कई तरह के, कि अगर कोई बस में बैठा है, उसे आगे की तरफ धक्का क्यों लग रहा है, तो उसका रीजन बताओ। ठीक है, उसका रीजन ये है कि कोई बॉडी इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट की, इनर्शिया ऑफ मोशन तो उसको बताना है कि किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, तो ये बच्चे समझ में आया होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। तो इनर्शिया में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब इससे आगे हम लोग डिस्कस कर देते हैं। अब बात आती है, हमने इनर्शिया को डिस्कस कर लिया, इनर्शिया में ढेर सारे क्वेश्चंस, तो अभी क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद वहां पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लें तो एक पॉइंट मेरा है, वो होता है मोमेंटम। मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो अगर जनरली बात करें तो मोमेंटम एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम।
जैसे हमने कहा कि मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, किसमें, कैपिटल P से, तो हम ये कहते हैं कि कैपिटल P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी के, m इंटू मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो P की वैल्यू इज इक्वल टू हो गई यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी। अब जैसे हमने कहा कि किसी के अंदर कोई मास है, जैसे ये है, तो अब इसके अंदर हमने कुछ वेलोसिटी देके फेंका तो जाके किसी का लगेगा, ठीक है। अगर मैंने क्या कर दी, वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अगर मैंने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, अब डबल फेंक रहा हूं, तो अपने आप मोमेंटम भी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि मैंने मास बढ़ा दिया, किसी का मास बढ़ा दिया, मैंने ये देखो एक छोटा सा पत्थर था, इतना छोटा सा एक कंकर टाइप का, मैंने किसी पे फेंका, ठीक है, ऐसे फेंकना नहीं, पता नहीं लग सकता है। तो अगर मान लो दूर से मैंने हल्का सा एक कागज लिया, कागज को मोड़ के छोटा बनाया और किसी को फेंका तो उसके लगा, ठीक है, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। अगर मैं उसकी जगह अब मास को मैं बढ़ा दूं, मास को मैं बढ़ा दूं, जो छोटा सा कंकड़ था वो एक, जो छोटा सा कागज का पत्थर था वो 1 ग्राम का था, अगर उसकी जगह मैं 1 किलो की ईंट ले लूं, वैसे मारना नहीं किसी को बच्चे, मारना नहीं, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, तो मारना नहीं, 1 किलो की ईंट, 1 केजी की ईंट ले ली और फेंक के मारी, उसी स्पीड से मारी, तो मास बढ़ने के कारण उसका मोमेंटम उसको ज्यादा तेज लगेगा, उसको ज्यादा तेज लगेगा, तो इस, ठीक है, तो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। इसी तरह अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा, अगर मास घटेगा तो उसका मोमेंटम भी घटेगा। जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी है, मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया, छोटा सा, ठीक है, 10 ग्राम का लिया एक पत्थर, मैंने किसी, मान ली कि इस कम स्पीड से किसी को फेंक के मारी तो उसको थोड़ा सा लगा, फिर मैंने उस पत्थर को लिया और मास उसका सेम था, मैंने इस बार वेलोसिटी को खींच के मारा तेजी से, जब खींच के मारेंगे यानी वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मोमेंटम एक तरह का इफेक्ट है, मोमेंटम क्या है बच्चे, एक तरह का इफेक्ट है जो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी पे, एक तरह का इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है, एक तरह का इफेक्ट पैदा करता है मास एंड वेलोसिटी पे। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम तक हम लोगों ने देखा, वैसे मोमेंटम को मैं नेक्स्ट टाइम में फिर डिस्क्राइब करूंगा और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मोमेंटम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मोमेंटम में जनरली बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मोमेंटम p m × v होता है, मास × वेलोसिटी होता है। तो अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ देखता हूँ, जैसा मैंने कहा कि मेरे पास किसी ने कहा इफ द मास ऑफ बॉडी, इफ द मास ऑफ बॉडी is 3 kg and it travel with a velocity of travel with a velocity of 10 meter per second, find momentum, मोमेंटम बताना है मुझे कि मोमेंटम क्या होगा। तो P = m × v, तो जो क्वेश्चन दिया है, मास दिया है 3 kg, वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, तो मुझे P बताना है। तो P = m × v, तो सीधा P 3 × 10, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये जाएगा P = 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम P = 30 किलोग्राम। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे आप बच्चे, इसमें सिंपल से क्वेश्चन होंगे। जैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ, कि एक और इस तरह का क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, ठीक है। जैसे पूछा इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड and mass of body is 10 kg, find its velocity, उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, ठीक। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी मोमेंटम कैसे क्वांटिटी होती है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो P = m × v लगाया, P की जगह लिया था 40
m की जगह लिखा था 10, v निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 40/10 इज इक्वल टू v, तो आएगा 4। तो वेलोसिटी कितनी आगे बचे 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर ध्यान रखना होता है कि सभी को SI यूनिट में ही लिखे। तो मोमेंटम की जो SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा आज का टॉपिक जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा। घर जाके रिवाइज जरूर करना। इसकी आप एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे जरूर पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते बच्चे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, सेफ रहो। जय हिंद, जय भारत।